के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन के बारे में, यानी कि सुखोई Su-30 MKI। 4 जून से पहले तक इंडियन एयरफोर्स के पास 260 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स मौजूद थे, लेकिन फिर 4 जून को नासिक में एक सुखोई Su-30 MKI फाइटर अपनी ओवरहॉलिंग के बाद क्रैश हो गया था। तो अब उस क्रैश के बाद से आप कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में अब केवल 259 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स बचे हुए हैं, जबकि इन फाइटर्स का इनिशियल नंबर 272 था। लेकिन अभी तक हम अपने 13 सुखोई फाइटर्स को क्रैश में खो चुके हैं। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स अभी भी इंडियन एयरफोर्स की एक बैकबोन की तरह है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इस कमाल के एयरक्राफ्ट को डिटेल में जानते हैं। स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि भारतीय वायुसेना की सर्विस में सुखोई फाइटर्स की इंडक्शन की शुरुआत कैसे हुई। तो इसके लिए भारत और रशिया ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 30 नवंबर 1996 में, और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 40 Su-30 के फाइटर्स भारत को मिलने थे और भारत के लिए इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 4 अलग अलग फेसेस में कंडक्ट की जानी थी। इसका पहला बैच डिलीवर किया गया था 1997 में, जिसमें 8 एयरक्राफ्ट थे और ये इनिशियल एयरक्राफ्ट स्टैंडर्ड Su-30 थे, जिनमें अधिकतर रशियन पार्ट्स लगे हुए थे। और सुखोई फाइटर्स के इस पहले बैच के साथ जिस पहली स्क्वाड्रन को इक्विप किया गया था तो वो थी नंबर 24 स्क्वाड्रन द हॉक्स। फिर इसके बाद इस एयरक्राफ्ट का जो दूसरा बैच था वो 1998 में डिलीवर किया गया और इसमें भी 8 एयरक्राफ्ट शामिल थे और इनमें फ्रांस से सेक्सटेंट एवियोनिक्स के एवियोनिक्स लगे हुए थे। इसके अलावा इनमें लिक्विड क्रिस्टल मल्टीफंक्शन डिस्प्लेस, एक न्यू फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एम्बेडेड जीपीएस के साथ डुअल रिंग लेजर जायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट जो कि इजराइल की IAI से खरीदे गए थे, एक नया इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और रडार वार्निंग रिसीवर्स भी इसमें इक्विप थे। फिर इसके बाद जो तीसरा बैच आया वो डिलीवर किया गया 1999 में, जिसमें 12 एयरक्राफ्ट थे और इस वाले बैच में जो एयरक्राफ्ट डिलीवर किए गए तो उनमें कैनाड का फीचर दिया गया था। और फिर आखिरी बैच जो कि सन 2000 में डिलीवर किया गया था तो इसमें भी 12 एयरक्राफ्ट शामिल थे और ये एयरक्राफ्ट इक्विप थे AL-31FP इंजन के साथ। और फिर इसके बाद सितंबर 1998 में इन्हीं एयरक्राफ्ट के लिए एक दूसरी डील भी साइन की गई और जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने 10 एडिशनल Su-30 के फाइटर्स को एक्वायर किया और वो भी लगभग 277.01 मिलियन US की कॉस्ट पर। और फिर इस तरह से इन ऑर्डर्स के बाद एयरफोर्स की सर्विस में Su-30 फाइटर्स की संख्या टोटल हो गई 50। और फिर इस दूसरी डील के बाद जो इसका इनिशियल बैच था जिसमें 4 एयरक्राफ्ट शामिल थे तो वो जून 1999 में डिलीवर किया गया और इसमें कुछ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस कैपेबिलिटी और कुछ अपग्रेडेड रडार्स भी शामिल थे। और फिर जो इनिशियल Su-30 के फाइटर्स थे उन्हें फाइनली MKI वाले वर्जन में अपग्रेड भी किया गया। इसमें आई का मतलब है इंडिया। और फिर करीब 140 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स के लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए एक MOU भी साइन किया गया और दिसंबर 2000 में एक डील फाइनल हुई जिसमें एयरक्राफ्ट लाइसेंस प्रोडक्शन और कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल था। और इस अरेंजमेंट के तहत HAL कोरापुट को 920 AL-31FP इंजन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए डेजिग्नेट किया गया, जबकि मेन फ्रेम और अदर कंपोनेंट्स HAL की लखनऊ और हैदराबाद डिवीजन्स में प्रोड्यूस किए जाने थे। और एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन और टेस्ट फ्लाइट्स की जो फाइनल स्टेजेस थी तो वो HAL की नासिक डिवीजन में कंडक्ट होनी थी। और अब चलिए Su-30 MKI वाले वर्जन के डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत एयरफोर्स के पास जो मौजूदा Su-30 के एयरफ्रेम थे जिसका कोड नेम था कोड 56, तो उन्हें मॉडिफाई किया जाना था और जो मॉडिफाई किए गए एयरक्राफ्ट थे वो जाने गए T-10 PMK के नाम से। फिर जुलाई 1, 1997 में एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी और इस एयरक्राफ्ट को उड़ाया था चीफ टेस्ट पायलट व्याचेस्लाव एवरेयानोव ने और इसकी फ्लाइट टेस्टिंग 1998 तक कंटिन्यू रही थी। और इसी के पैरेलली एक दूसरे Su-30K को भी मॉडिफाई किया जा रहा था जिसका कोड नेम था कोड 06 ब्लू और इसे फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर इसके बाद 16 अगस्त 1998 में जो मॉडिफाई किए गए Su-30 के फाइटर्स थे तो उन्होंने बेंगलुरु एयर शो में अपना डेब्यू किया और फिर उसके अगले वर्ष 12 जून 1999 में पेरिस एयर शो के रिहर्सल के दौरान एक एयरक्राफ्ट क्रैश भी हो गया था। हालांकि इस क्रैश का जो कारण बताया गया था वो था पायलट एरर और इससे इस डील पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर जो Su-30 के फाइटर्स थे उन्हें MKI वाले वर्जन में 2 स्टेजेस में अपग्रेड किया गया। इसकी पहली स्टेज में कैनार्ड्स, एडवांस एवियोनिक्स और फ्रंट लैंडिंग गियर में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। आपको बता दें कि Su-30K के फ्रंट लैंडिंग गियर में सिंगल व्हील था जबकि MKI वाले वर्जन में 2 व्हील्स हैं। फिर इसके बाद दूसरी स्टेज में Su-30 के फाइटर्स को MKI वाले वर्जन में अपग्रेड करने के लिए AL-31FP इंजन्स इंटीग्रेट किए गए और इसके एवियोनिक्स में भी कुछ एडवांसमेंट देखने को मिली। हालांकि इसके एवियोनिक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। बाकी सभी अपग्रेड्स के साथ जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड वाला MKI था उसका कोड नेम था 05 ब्लू और उसने अपनी पहली उड़ान भरी 26 नवंबर सन 2000 में।
और फिर इसके बाद एक और एयरक्राफ्ट जिसका कोड नेम था 03 ब्लू, तो उसे स्टैटिक टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। और एक दूसरा एयरक्राफ्ट जिसका नाम था 07 ब्लू, तो उसे क्रैश हुए एयरफ्रेम के साथ रिप्लेस किया गया। और इस तरह से इंडियन एयरफोर्स के जो इनिशियल Su-30 के फाइटर्स थे उन्हें भी MKI वाले वर्जन में अपग्रेड किया गया। और ओपन सोर्सेज के मुताबिक ये सारा अपग्रेड का जो कार्य है वो 2004-05 तक कंप्लीट हो गया था। और अब चलिए ये जानते हैं कि इस पूरे अपग्रेड में आखिर भारत का योगदान कितना था। लेकिन उससे पहले अगर आप फैन हैं Su-30 MKI फाइटर जेट के, तो आपको Su-30 से इंस्पायर्ड हमारे स्पेशल मर्चेंडाइज जरूर पसंद आएंगे, जो कि एक्सक्लूसिवली उपलब्ध है squadron.in पे, और उसे आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में प्राप्त कर सकते हैं। और अब वापस आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर और बात करते हैं इन अपग्रेड्स में भारत के योगदान की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं, तो उनमें केवल रशिया, फ्रांस या फिर इसराइल से लिए गए केवल कस्टमर फर्निश इक्विपमेंट ही नहीं लगे, बल्कि इसके एवियोनिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुआ है। और इन एयरक्राफ्ट में अपना स्वदेशी योगदान देने के लिए DRDO ने लॉन्च किया था अपना प्रोजेक्ट वेट्रीवेल, जो कि HAL और इंडियन एयरफोर्स के कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया था। और इस प्रोजेक्ट के तहत कई सारे कंपोनेंट्स बेंगलुरु बेस्ड DARE यानी कि डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किए थे, जैसे कि मिशन कंप्यूटर, डिस्प्ले प्रोसेसर, रडार कंप्यूटर, रडार वार्निंग रिसीवर, जिसमें तरंग MK2 नाम का हाई एक्यूरेसी डायरेक्शन फाइंडिंग मॉड्यूल शामिल था। इसके अलावा HAL द्वारा बनाए गए इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, HAL की रडार ऑल्टीमीटर, LRD द्वारा विकसित किए गए प्रोग्रामेबल सिग्नल प्रोसेसर, आइडेंटिफिकेशन फ्रंट और फोर सिस्टम और इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सूट्स। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं इस एयरक्राफ्ट के जो कि भारत में बने। और अब अगर बात करें Su-30 के एवियोनिक्स की, तो इसमें इस्तेमाल की गई N011M रडार बहुत ही कमाल का सिस्टम है, जो कि समान रूप से एयर टू एयर और एयर टू लैंड और सी दोनों ही जगह पर ऑपरेट करने की एबिलिटी रखता है। और ये बड़े आराम से हाई प्रिसिशन के लेजर इनिशियल और GPS नेविगेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है। और इसके अलावा एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज के साथ अत्याधुनिक डिजिटल वेपन कंट्रोल सिस्टम इनके मेन फीचर्स में से एक है। Su-30 MKI एडवांस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस और टारगेटिंग सिस्टम के साथ भी आता है, जिसमें IR डायरेक्शन फाइंडर, लेजर रेंज फाइंडर और हेलमेट माउंटेड साइट सिस्टम भी इंक्लूड है। और हेलमेट माउंटेड साइट सिस्टम के साथ एयरक्राफ्ट के पायलट्स को 90 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ साथ टारगेट्स को लॉक करने और R-73E जैसी मिसाइल्स को डिप्लॉय करने की एबिलिटी भी मिलती है। बाकी इसकी रडार के कुछ और टेक्निकल फीचर्स की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन स्लॉटेड प्लानर एंटीना, डिजिटल मल्टी मोड डुअल फ्रीक्वेंसी की बैंड रडार, जिसमें इसके X और L बैंड्स फ्रेंड एंड फो आइडेंटिफिकेशन वाले फीचर के लिए। रडार का जो पीक पावर आउटपुट है वो 4 से 5 किलोवाट्स है और ये 400 मिली सेकेंड्स के लिए बीम को पोजीशन कर सकती है, जो कि इसे बाकी के मैकेनिकल रडार के ऊपर एक एडवांटेज देता है। ये रडार ±70 डिग्रीज के एजिमुथ यानी कि ओरिएंटेशन एंगल और ±45 डिग्रीज के एलिवेशन पर एरिया को स्कैन कर सकती है। और रडार के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव के साथ माउंट करके इसके स्कैनिंग एरिया को ±90 डिग्रीज एजिमुथ तक बढ़ाया जा सकता है। बाकी N011M रडार की जो सर्च रेंज है वो 400 किलोमीटर्स है और ट्रैकिंग रेंज है 200 किलोमीटर्स, और ये एक साथ 15 एयर टू एयर टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है और 4 टारगेट्स को एक साथ इंगेज कर सकती है। और रही बात इस रडार की एयर टू सरफेस वाली कैपेबिलिटी की, तो ये रडार ग्राउंड ऑनेबल टारगेट्स को मैप कर सकती है और एक साथ 2 टारगेट्स को बनाए रख सकती है। ग्राउंड टारगेट जैसे कि टैंक्स, तो उनको ट्रैक करने की इसकी रेंज है 40 से 50 किलोमीटर्स, जबकि नेवल टारगेट्स जैसे कि डिस्ट्रॉयर्स, तो उसको ट्रैक करने की इसकी रेंज है 80 से 120 किलोमीटर्स। और इसमें मल्टीपल मैपिंग मोड्स आते हैं, जैसे कि रियल बीम, डोपलर बीम शार्पनिंग और सिंथेटिक एपरेचर मोड। और सुखोई फाइटर के रडार को लेकर ये भी क्लेम किया जाता है कि इसकी मदद से Su-30 MKI बाकी के एयरक्राफ्ट के लिए भी एक मिनी अवॉक सिस्टम की तरह भी फंक्शन कर सकता है। और इसकी मदद से टारगेट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कम से कम 4 एयरक्राफ्ट को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें Su-30 MKI फाइटर्स के कुछ और फीचर्स की, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में DRDO की तरंग रडार वार्निंग रिसीवर, जैमिंग पर्पस के लिए एल्टा की ELM-8222 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड और X-Guard 2 डिकॉय सिस्टम्स भी आते हैं। लेकिन सुखोई Su-30 MKI के एवियोनिक्स में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और लेजर वार्निंग सिस्टम्स की कमी देखने को मिलती है। बाकी इसके अलावा सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए ये PNet सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। इस एयरक्राफ्ट को इजरायली लाइटनिंग पॉड के साथ भी इक्विप किया गया है, जो कि इसे एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए टारगेट्स का हाई रेजोल्यूशन का इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। ये जो एयरक्राफ्ट है अपने टारगेट एरिया से एक अच्छी खासी दूरी पर रहते हुए कॉन्डोर 2 लॉन्ग रेंज ऑब्लिक फोटोग्राफी की मदद से हाई रेजोल्यूशन की विजिबल और इंफ्रारेड रिकॉनासेंस इमेजेस को कैप्चर कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि सुपरसोनिक स्पीड्स में भी ट्रैवल करते समय इस एयरक्राफ्ट में हायर रेजोल्यूशन में हर घंटे टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करने की एबिलिटी है। अब अगर बात करें Su-30 MKI फाइटर्स के कॉकपिट की, तो इसके कॉकपिट में इंटीग्रेट किए गए अधिकतर कंपोनेंट्स फ्रेंच फॉन्ग खेल से लिए गए।
इसमें आपको टोटल 6 LCDs देखने को मिलेंगी जो कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने और कमांड्स को रिसीव करने के लिए। फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए जो जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो 4 LCD डिस्प्लेज में शो होती है। बाकी Su-30 MKI के रियर कॉकपिट में एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए एक बड़ी साइज की मोनोक्रोम डिस्प्ले लगी रहती है। इसके अलावा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से इक्विप्ड एयरक्राफ्ट किसी भी तरह की वेदर कंडीशन में दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में उड़ान भर सकता है और इसके नेविगेशन सूट में शॉर्ट और लॉन्ग रेंज के रेडियो नेविगेशन सिस्टम्स के साथ हेल्स का टोटेम इनर्शियल डायरेक्शन सिस्टम आता है और बाकी इसमें आपको लेजर एटीट्यूड और हेडिंग रेफरेंस सिस्टम के फीचर्स भी मिलते हैं। वहीं अगर बात करें इंजन की तो Su-30 MKI फाइटर में AL-31FP थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगा हुआ है जो कि 76 किलोन्यूटन का ट्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ 122 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। लेकिन इस इंजन की एक दिक्कत यह है कि इसके ओवरहॉलिंग के बीच का जो एवरेज टाइम है वो 1000 आवर्स का है और इसका पूरा लाइफ स्पैन 3000 आवर्स का है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के इंजन की तुलना में काफ़ी खराब है। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो इस इंजन को मरम्मत की जरूरत ज़्यादा पड़ती है और जबकि टाइटेनियम नोजल के साथ जो मीन टाइम ओवरहॉल है वो 500 आवर्स का है और इस इंजन में कई तरह के इश्यूज पहले भी पाए गए। बाकी अगर बात करें Su-30 MKI की एयर टू एयर कैपेबिलिटी की तो ये जो एयरक्राफ्ट है एक बहुत बड़े साइज का एयरक्राफ्ट है और इसका बड़ा साइज बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के मामले में इसके लिए कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है क्योंकि जैसे कि आपसे भी जानते हैं कि BVR कॉम्बैट में जो पहले देखेगा उसके पास पहले फायर करने का एडवांटेज होगा। लेकिन हाँ Su-30 MKI के पास जो एक पावरफुल पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है और उसकी जो सुपर मैन्योरेबिलिटी वाली एबिलिटी है तो वो BVR कॉम्बैट में एक अच्छी खासी फाइट देती है। बाकी अगर आपको सुखोई फाइटर की BVR कैपेबिलिटी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इस पर कमेंट ज़्यादा हुए तो हम इस पर एक अलग से वीडियो जरूर लाएंगे। बाकी Su-30 MKI में वेपन्स को कैरी करने के लिए 12 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि 8 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकते हैं और BVR कॉम्बैट के लिए इसके पास R-27 ER मिसाइल, R-77 मिसाइल, अस्त्र मार्क 1 और जबकि इसके अलावा डर्बी IR मिसाइल्स के टेस्ट करने की भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी लेकिन इस पर ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आ पाई। और सेल्फ डिफेंस के लिए इसमें तरंग रडार वार्निंग रिसीवर और एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम और चाफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की कमी है। वहीं अगर बात करें विजुअल कॉम्बैट की तो विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए Su-30 MKI फाइटर एक अलग ही तरह का बीस्ट है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट 25 डिग्री पर सेकंड की कमाल की सस्टेन टर्न रेट को परफॉर्म कर सकता है और इसका लगभग 180 डिग्री का एंगल ऑफ अटैक, कमाल का थ्रस्ट टू वेट रेशियो। तो ये सारी चीजें विजुअल कॉम्बैट रेंज के मामले में इस एयरक्राफ्ट को कम्प्लीटली एक डोमिनेंट फाइटर बनाती है और इसके क्लोज कॉम्बैट के वेपन्स में इंक्लूड है R-73 मिसाइल और 150 राउंड्स के साथ 30 mm की ऑटो कैनन। बाकी एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए एयरक्राफ्ट कई अलग अलग तरह के वेपन्स को कैरी करता है जैसे कि 250 किलोग्राम के 28 हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब्स या फिर 100 किलोग्राम के 32 हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब्स, 500 किलोग्राम और 1500 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, स्पाइस 2000 DRDO का 100 बॉम्ब, रैम्पेज मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये सारे हथियार हैं एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए। बाकी Su-30 MKI फाइटर्स एंटी शिप रोल को भी काफ़ी कमाल तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और उसके लिए इसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट है जिसे हम जानते हैं ब्रह्मोस के नाम से। और ब्रह्मोस मिसाइल से इक्विप्ड Su-30 MKI फाइटर्स की नंबर 222 स्क्वाड्रन ऑलरेडी तंजावुर में बेस्ड है। यहाँ से ये एयरक्राफ्ट भारत की महत्वपूर्ण मैरीटाइम टेरिटरीज पर सर्विलियंस करने और उनको सिक्योर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यहाँ तक कि बे ऑफ बंगाल से लेकर इंडियन ओशन रीजन और इंडियन ओशन रीजन से लेकर रणनीतिक रूप से बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण मलाक्का स्ट्रेट, तो इन सभी जगहों को कवर करके ये जो एयरक्राफ्ट है ये चीन के खिलाफ हमें एक महत्वपूर्ण एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। बाकी एंटी शिप रोल्स के लिए सुखोई फाइटर्स के पास ब्रह्मोस के अलावा KH-59E ME एंटी शिप मिसाइल और KH-35 एंटी शिप मिसाइल भी है और जबकि HAL ने Su-30 MKI फाइटर को एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल में इस्तेमाल करने के लिए इसे मॉडिफाई करने वाली एक डिटेल रिपोर्ट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के सामने सबमिट भी करी है। जैसे कि US नेवी एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल के लिए इस्तेमाल करती है F-18 सुपर हॉर्नेट और चाइनीज एयरफोर्स इस्तेमाल करती है मॉडिफाइड J-60। तो उसी तरह से भारत में भी डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल के लिए Su-30 MKI फाइटर को मॉडिफाई करने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि पहले रिपोर्ट्स आई थी कि इस रोल के लिए तेजस को चुना जाएगा, लेकिन तेजस की लिमिटेड रेंज और लिमिटेड पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के चलते अब सुखोई फाइटर को ही इस रोल के लिए मॉडिफाई करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा सुखोई फाइटर को 4.5 प्लस जनरेशन की एबिलिटी देने के लिए एक सुपर सुखोई वाला प्रोग्राम भी ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जिसमें Su-30 MKI फाइटर्स में हमको कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें एक नए रडार वार्निंग रिसीवर को इंक्लूड किया जाएगा, नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को इंक्लूड किया जाएगा, इसका कॉकपिट अपग्रेड होगा और इस अपग्रेड में जो अधिकतर सिस्टम इस्तेमाल होंगे वो भारत में स्वदेशी तौर पर बनाए गए होंगे। और सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर इस Su-30 MKI फाइटर्स को कुछ ऐसी एबिलिटीज भी मिलेंगी जो अभी तक इसके पास कमी थी, जैसे कि डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। और कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद जो भारत के Su-30 MKI फाइटर्स हैं तो वो इस साउथ एशिया रीजन में किसी भी अदर फाइटर जेट को आउट परफॉर्म करने में सक्षम होंगे।
और इस अपग्रेड में इसके वेपन पैकेज को भी अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन रही बात इस सुपर सुखोई प्रोग्राम में इनके इंजन को भी अपग्रेड करने की, तो फिलहाल कॉस्ट वाले इशू के चलते Su-30 MKI फाइटर्स के लिए नए इंजन की कोई योजना देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, रशिया ने Su-35 में इस्तेमाल होने वाले AL-41FP इंजन का प्रस्ताव जरूर पेश किया है, जो कि Su-30 MKI के वर्तमान इंजन की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है। और इस इंजन को प्रस्तावित करने का मेन पर्पस यही था कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में जो सुखोई फाइटर्स में नए रडार्स लगेंगे, नए एवियोनिक सिस्टम लगेंगे, तो उनको अधिक पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन हाल ही के रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ये अपग्रेड वाला प्रोग्राम है ये अधिकतर स्वदेशी होने वाला है, जिसमें भारत की अपनी विरूपाक्ष रडार को इस्तेमाल करने की योजना है। और इसी चीज़ ने नई इंजन की जरूरत को भी एलिमिनेट किया है, क्योंकि भारत की जो विरूपाक्ष रडार है उसकी पावर रिक्वायरमेंट केवल 5 किलोवाट की है। और विरूपाक्ष कुछ और नहीं बल्कि भारत की उत्तम AEC रडार का ही एक अपस्किल वर्जन है। और माना जा रहा है कि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स को डिटेक्ट करने के मामले में विरूपाक्ष रडार अच्छा परफॉर्म करेगी। बाकी अगर इसके कंक्लूजन पर जाया जाए तो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट आगे काफी लंबे समय तक इंडियन एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट की बैकबोन की तरह वर्क करता रहेगा। और जबकि 12 Su-30 MKI के ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस किए गए, जिनके आने के बाद एयरफोर्स की सर्विस में Su-30 की संख्या वापस से 270 से ऊपर पहुंच जाएगी। और उम्मीद है कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं 2045 से 2050 तक सर्विस देते रहेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग समय में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए इन एयरक्राफ्ट को एडवांस अपग्रेड समय समय पर मिलता रहे। बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।